अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। और पाकिस्तान में सबको गुज़श्ता रोज़ यानी 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक जश्न आज़ादी। और भारत में जो दोस्त देख रहे हैं उनको आज उनका यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और टेक्निकली तो खैर पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही साथ आज़ाद हुए थे, हमारी भी 15 अगस्त ही बनती है, लेकिन ज़ाहिर है कि अब हमने बहुत अरसे से 14 अगस्त कर लिया, तो ठीक है 14 अगस्त से ही। मुझे बड़ी खूबसूरत जैसे कहना चाहिए खुशगवार हवाएं भी चलती हैं ना, तो कनाडा से लेके आप यूँ कहिए पाकिस्तान और भारत तक और यूरोप में बहुत सी ऐसी खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पे देखने को मिली, जहाँ नौजवान बच्चे बच्चियाँ, यंगस्टर्स और मिडिल एज लोग भी पाकिस्तान और भारत दोनों का झंडा लेकर सेलिब्रेट कर रहे थे। ब्यूटीफुल। हमें अब दोस्ती चाहिए, अमन को भी कभी आजमाएं। मैं भारतीय वज़ीर आज़म मियां वाजपेयी, वो जब लाहौर आए तो बड़ी खूबसूरत तकरीर उन्होंने की थी। उनमें से एक तकरीर उन्हीं का यानी एक फ़िक्रा मुझे याद है कि दुश्मनी तो हमने बहुत देख ली है, जंगी भी करके देख ली, आओ अब दोस्ती को आजमाते हैं। तो ये एक खूबसूरत, और पाकिस्तान का ये एक फ़नकार है जिसने अपने यानी अपने साज पर उसने यानी पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत तराना अपने साज पर उसने बजाया, और उसी साज पर फिर उसने भारतीय तराना उसी साज पर बजाया और अपने भारतीय दोस्तों के लिए उसने तोहफा यानी अपनी टाइम लाइन पर लगाया। ब्यूटीफुल। अच्छा, आज ही मैं आपसे गुजारिश करूं कि जंग में दो आर्टिकल छपे हैं जो आपकी तवज्जो का मैं यानी गुजारिश करता हूं कि तवज्जो से देखिएगा। एक है वजाहत मसूद का कॉलम, एक है मुल्ला अंसार अब्बासी का कॉलम। अच्छा, अब ये बेसिकली दो अफराद नहीं हैं, ये दो नुक्ते नज़र हैं। अब हम अफराद से निकल जाते हैं, वजाहत मसूद को भी पीछे छोड़ दीजिए, मुल्ला अंसार अब्बासी को भी पीछे छोड़ दीजिए, नुक्ता नज़र को सामने रखिए। एक तरफ ये होश शऊर का एक यानी एक होशमंद शऊर है, ठीक है, जो वजाहत मसूद ये नुक्ता नज़र है। ये लोग बहुत कम हैं पाकिस्तान में, और ये बड़ी कामयाबी से यानी आप यूँ कहिए कि ये लोग इरेडिकेट हो रहे हैं, ख़त्म, इस शऊर को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन ये शऊर चूँकि पढ़ा लिखा है, दलील पर खड़ा है, मंतक पर खड़ा है, तो नंबर्स में ये बहुत कम है, लेकिन दलील की ताकत के साथ किसी हद तक खड़ा है। लेकिन जिस तरह हम जा रहे हैं ये ख़त्म होता चला जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ है ये दूसरा नुक्ता नज़र, ये शऊर है, ठीक हो गया, जो मज़हब और जज्बात पे खड़ा है, दलील का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये लोग जो हैं ये बहुत बड़ी तादाद में हैं, और यही हैं इनफैक्ट जिन जो जीत रहे हैं, जो जीते हैं, और इन्हीं की जीत आगे भी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये वाला नुक्ता नज़र जीतता चला जाएगा, पाकिस्तान की मौजूदा हालत आप देख लें, अगली मंजिल अफगानिस्तान हो जाएगी। ठीक है, ये दो नुक्ता नज़र है। अब ये नुक्ता नज़र, अब इसमें ये सोचना या कहना कि फ़लाना गद्दार है या फ़लाँ गद्दार है, ये घटिया बातें हैं। नुक्ता नज़र का इख्तलाफ मतलब है, सबसे पहले नीयतों का हाल कोई नहीं जानता, सो हम दूसरे की नीयत पर दावा नहीं कर सकते। अगर एक गलत नुक्ता नज़र जो कि हमारे यहाँ पॉपुलर है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि यानी उनकी नीयत गलत है। बड़ी दयानतदारी और बड़े खुलूस से वो भी बेहतरी ही चाह रहे हैं, भूख का खात्मा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, मसावात चाहते हैं, खुशहाली, सब कुछ चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास ना अकल है, ना शऊर है, ना कोई तरीका है। ये सिर्फ एक चलती हुई चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, रिप्लेसमेंट इनके पास नहीं है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हम इब्तदा करते हैं, ये पहले तो आइए ना, वजाहत मसूद जो है वो आज के पाकिस्तान के बारे में क्या लिख रहे हैं। वो ये लिख रहे हैं कि कौमी वक़ार उल्टे सीधे नारे लगाने से बहाल नहीं होता, इसके लिए ठोस मौशी पॉलिसियाँ और सियासी इस्तेहकाम की राहें सोचना पड़ती हैं। 1951 की मरदमशुमारी में मगरबी पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 40 लाख और शरह खानदगी 13% थी। 2022 में आबादी 23 करोड़ और शरह खानदगी 58% है। शरह खानदगी यानी लिटरेसी रेट। तो 1960 में आलमी शरह खानदगी 42% थी, जो अब 86.3% है। पाकिस्तान में 15 बरस से ज़ायद उम्र के 10 करोड़ अफराद अनपढ़ हैं, और करीब 6 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदा हैं। और 1981 में पाकिस्तान की शरह खानदगी 25.73% से बढ़ के 1998 में 17 बरस में 42.77% हो गई, जबकि 2007 में 52% से 2022 15 बरस तक सिर्फ 58% हो सकी है। बुनियादी वजह यह है कि मुल्की वसाइल, तालीमी और पैदावारी शोबों के बजाय कहीं और ज़ाया किए गए। हम हर रोज़ 18,500 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम हर रोज़ 18,500 बच्चे पैदा कर रहे हैं। सालाना 60 लाख नौज़ायदा बच्चों की ग़िज़ाई, तालीमी और मौशी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? कितने स्कूल बन रहे हैं?
कितने अस्पताल दरकार होंगे? बरामदात बमुश्किल 28 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र 32 अरब डॉलर हैं। तरसीलात ज़र अपने मुमकिन फैलाव को पहुंच चुकी हुई हैं और चौथे सनअती इनकलाब में इनमें बेतहाशा कमी वाक़ई होगी। अच्छा, तरसीलात ज़र से जारी अखराजात का खसारा कम हो सकता है, मुआशी खुद कफालत मुमकिन नहीं। जानना चाहिए कि रियल एस्टेट का कारोबार गैर पैदावारी है, रियासत के इस्तेसाली तशख़्ख़ुस का अहम हिस्सा है और पायदार मुआशी सरगर्मी के बजाय रातों रात अमीर बनने का नुस्खा है। मालूम कीजिए कि हमने गुज़श्ता 5 बरस में कितनी गाड़ियां बरामद की। 1980 के बाद से भारत में 140 से ज़्यादा ऑटोमोबाइल प्लांट लगाए जा चुके हैं। किसी एक नफ़ा आवर फसल में हमारी फीकड़ पैदावार आलमी मियार के औसत तक भी नहीं पहुँचती। दुनिया की 5वीं बड़ी अफरादी मंडी को इंसानी तरक्की में 192वें नंबर पर नहीं होना चाहिए। औरतों के हकूक़ में नीचे से दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क मुआशी तरक्की नहीं कर सकता। यह अब एक नुक्ता नज़र हो गया जो आपको अदाद शुमार के साथ बता रहा है कि देखिए 60 लाख बच्चे अगर आप एक साल में पैदा करेंगे तो उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्या वो बन रहा है? नहीं बन रहा तो 18, 20, 10, 15 साल के बाद जो आबादी का हाल होगा उसका, यानी ये है वो शऊर। एक तरफ नुक्ता नज़र है जो रियासत को जो सिर्फ 100 साल पहले का तस्वुर है। रियासत इज ओनली मुश्किल से 100 साल पुराना तस्वुर है ये, और ये कहता है कि यानी ये नुक्ता नज़र है जो ये कहता है कि रियासत जो कि सिर्फ 100 साल पुराना का रहने का एक बंदोबस्त है, इंसानों के रहने का एक अरेंजमेंट का नाम है, इसको आप मज़हब के साथ मत जोड़िए क्योंकि फिर बड़ी तबाही आ जाएगी। ये आप तो ऐसी इस्लामी असूलों के तहत आप रियासत बनाएंगे, रियासत चलाएंगे, लेकिन इस्लामी असूलों और शरीयत को उठा के अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले आएंगे तो फिर तालिबान की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ़िक़े हैं। और जब आप मज़हब पर आते हैं ना तो फिर हक़ और बातिल की जंग हो जाती है, फिर वो दुनिया की बहस नहीं रहती। तो फिर जब हक़ और बातिल की मजहबी नुक्ता नज़र से जब आप आएंगे और हक़ और बातिल की जंग बनाकर आएंगे तो फिर बंदूक कौन उठाएगा? वहाँ पे नंबर तो फिर मैटर नहीं करते ना। अब दूसरा नुक्ता नज़र सुने। दूसरा नुक्ता नज़र है जी ये मुल्ला अंसार अब्बासी का। उसमें ये कहते हैं जी कि अब ये पूरा एक नुक्ता नज़र है। बाय द वे ये लोग करोड़ों में हैं, अक्सरियत में हैं, और यही कामयाब है वहाँ, यही नुक्ता नज़र कामयाब है। नतीजा देख लेना पाकिस्तान का क्या है, ये इसकी कामयाबी की वजह से है। अब ये क्या कहते हैं, इनका नज़दीक क्या है? मगेन मैं नियत पे देखो शक नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है। चाहते ये भी बेहतरी होंगे लेकिन तरीका क्या है? इस्लाम का नाम बार बार लिया, करारदाद मकासद पास कर ली, मुल्क को इस्लामी आइन दे दिया, लेकिन पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। हमने उल्टा सफ़र शुरू कर दिए। इस्लाम, इस्लामी निज़ाम और मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए इस्लामी माहौल की फराहमी का जो अहद तहत करारदाद मकासद में लिखा गया है, जो आइन कहता है उस पर किसी ने अमल ना किया, और ये है जो 75 साल का धोखा है। अच्छा, आइन की एक इस्लामी शिक को पढ़ लें, शायद ही किसी एक शिक पर भी उसकी रूह के मुताबिक अमल किया गया हो, जबकि इन शिकों की खिलाफ वर्जियाँ आम हैं। इनमें हुकूमत, पार्लियामेंट, हत्ता कि अदलिया तक सब शरीक के जुर्म है। इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया इसने, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का। सूदी निज़ाम यहाँ आम है। अंग्रेज़ दहाइयों पहले हिंदुस्तान छोड़कर चला गया, उसका निज़ाम आज भी मौजूद है। शराब खुलेआम फ़रोख्त होती है, जिस पर पाबंदी के लिए एक हिंदू है मैंने पार्लियामेंट और अदालत उज़्मा तक जाता है, लेकिन शराब पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। पाकिस्तान के सैकड़ों कानून इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ मुनाफी हैं। हमारा निज़ाम हुकूमत, निज़ाम अदल, ब्यूरोक्रेसी सब आज भी अंग्रेज़ के दौरे ग़ुलामी की याद दिलाते हैं। अंग्रेज़ की ग़ुलामी की छाप इस कदर गहरी है कि आज भी फ़ौज और सिविल सर्विस और सरकारी ज़ोरानों में खाने के लिए कांटा सीधे हाथ के बजाय उल्टे हाथ में पकड़ कर खाने की तरगीब दी जाती है। औरतों के हकूक़, बच्चों के हकूक़, अक़लीतों के हकूक़, सब किताबी बातें हैं। अमलन हमारा हाथ बहुत बुरा है। अब ये है दूसरा नुक्ता नज़र। अच्छा, अब ये जो नुक्ता नज़र है, मिसाल के तौर पर सूदी निज़ाम आम है। अब इस नुक्ता नज़र का मसला क्या है? सूदी निज़ाम ठीक है जी, जिस तरह से अगर मजहबी एतबार से इसको देखा जाए, जिस तरह से ये अब सूद को ख़त्म कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सूद को ख़त्म कर रहे हैं, तालिबान बन जाए ना, सूद को ख़त्म कर रहे हैं। सूद को ख़त्म करके फिर करें क्या? वो इनके पास कोई जवाब नहीं। इस्लामी निज़ाम, इस्लामी इकोनॉमी, यानी इस्लामिक इकनॉमिक मॉडल क्या है, पूछें इनसे, कोई जवाब नहीं। अच्छा, इस्लामी माहौल की फराहमी होनी चाहिए। इस्लामी माहौल की फराहमी यानी क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक फ़िक्र के नज़दीक दूसरा है, दूसरे के नज़दीक तीसरा है, तीसरे के नज़दीक कुछ और है, चौथे के नज़दीक कुछ और है। क्या किया जाएगा? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर तो सूद के ख़िलाफ़, यानी मैं आपको एक सूद, आपको पता है कि ये जो दुनिया के दो मुआशी निज़ामों की सबसे बड़ी लड़ाई है, जो पिछली सदी में लड़ी गई है 70 साल से ज़्यादा,
وہ تھا امریکن اکنامک یعنی ایک ماڈل انٹرسٹ بیسڈ اکانومی, مارکیٹ اکانومی, فری مارکیٹ, کیپٹلسٹ سسٹم, جو بھی آپ اسے نام دیجیے, یہ سود پہ کھڑا ہے. دوسری طرف سوویت اکنامک ماڈل تھا, وہاں وہ سود پر نہیں تھا, یعنی اس پر برائے نام سود ہوتا تھا, کیونکہ وہاں پرائیویٹ جب اونرشپ ہی نہیں ہے سرے سے, سب کچھ ہی ریاست کا ہے, تو سود کا کیا. تو یعنی ٹیکنیکلی اسپیکنگ ان دو اکنامک ماڈلز کی سب سے بڑی لڑائی جو دنیا میں لڑی گئی ہے پچھلی صدی میں, سودی معیشت ورسز غیر سودی معیشت, اس میں پاکستان جنرل ضیاء الحق اسلام ہی کا نام لے کر ہم افغانستان میں جس کو جہاد کہہ رہے تھے, وہ ہم سودی جو نظام معیشت ہے اس کو بچانے کے لیے اس معیشت کو مار رہے تھے جو انٹرسٹ کے بغیر. اونلی ایگزامپل ایک وائبل جس نے, حالانکہ اسٹالن نے بنیادی طور پہ کمیونزم کے ساتھ یا فلسفی کے ساتھ کیا وہی تھا جو طالبان نے اسلام کے ساتھ کیا, مگر پھر بھی یعنی اپنی تمام تر برائیوں کے ساتھ وہ نافذ ہوا سوویت اکنامک ماڈل. اس کے باوجود انہوں نے جو 1917 میں اس وقت کا رشیا اس وقت کے ہندوستان سے زیادہ غریب اور پسماندہ تھا, لیکن اس نظام نے اپنی بگڑی ہوئی شکل میں بھی اس ایک تیسری دنیا کے رشیا کو اس نے سپر پاور بنا دیا, 70 سال چلایا. یہ علیحدہ بات ہے کہ کمیونسٹ وہاں پہ بھی چونکہ مذہب کی کوئی وہ تو نہیں اس کو مانتے, نہ ان کو دلچسپی ہے. تو جب دو اکنامک ماڈلز کی لڑائی جاری تھی, ایک انٹرسٹ بیس اکانومی, دوسرا وداؤٹ انٹرسٹ, گو کہ وہ بھی مذہب کو نہیں مانتے تھے, تو ہم اس میں انٹرسٹ بیس اکانومی کو مذہب کا ہی نام لے کر بچا رہے تھے اور جانے دے رہے تھے اور اس کو جہاد کہہ رہے تھے. یہ وہ نقطہ نظر ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ٹربل کیا ہے. جو یہ بات کہتے ہیں کہ سودی نظام ختم کر دو, لانا کیا ہے جواب میں اس کا کوئی پتہ نہیں. اور جس کو یہ سودی نظام کو بچانے کے لیے جس سے لڑ رہے تھے وہ تھا ایک نظام جہاں سے آپ کچھ سیکھ سکتے تھے, کوئی تجربہ کر سکتے تھے, کیونکہ وہ بھی ناکام ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا اس کا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اعتراض اس بات پہ, ان کی ساری پرابلم یہ ہے کہ غربت کی وجہ یہ ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتے, آپ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں, یہ پرابلم ہے. یعنی آپ سوالوں کے جواب وہاں سے مانگ رہے ہیں جہاں وہ سوال ان کے جواب نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ دنیا کا کوئی مذہب راکٹ بنانے کا طریقہ نہیں بتائے گا, دنیا کا کوئی مذہب سیٹلائٹ ٹیکنالوجی پر خاموش ہے. وہ آپ ایک مذہب سے اگر یہ سیکھنا چاہیں گے کہ وہ آپ کو جہاز اڑانے کا طریقہ بتا دے, نہیں بتا, یہ یو آر مطلب آپ غلط مطلب رجوع کر کے آپ ڈائریکشن ہی غلط ہے سرے سے. میں آخری بات یعنی اس ویلو کو ختم کرنے سے پہلے آخری بات آپ کو یہ گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو میڈیکل یونیورسٹی جا کے پڑھنا پڑے گا, وہ ٹیکنیکل سٹڈیز ہے. اچھا, اگر آپ یہ راستہ بند کر دیں گے تو دوسرا راستہ پھر دم درود کا ہے, تعویذ کا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ مذہب کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو جواب نہیں دے گا, جواب تو کوئی نہ کوئی دے گا, لیکن جو احسن طریقہ ہوگا, جو عقل اور شعور کا طریقہ ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ آپ آج کی ماڈرن سرجری سے فائدہ اٹھائیں گے, اور اس کے بعد جس مذہب کو بھی آپ مانتے ہیں, آپ دعا تو اللہ سے ہی کریں گے نا. مسلمان میں اسے اللہ کہوں گا, باقی اسے کوئی اور کہے گا, کوئی اور کسی اور نام سے پکارے گا. لیکن علاج اور دعا یہ ہے شعور کی بات, دلیل کی بات, منطق کی بات, کہ سرجری آپ سرجن سے کروائیں گے, دعا آپ اپنے اللہ سے مانگیں. لیکن یہ کہ آپ سرجن کو ہٹا کے بیچ میں یہ کہیں کہ میں نے صرف دم درود ہی کرنا ہے اور آیتیں پڑھ کے پھونک دینی ہے, یا کوئی اور یعنی نوافل مثال کے طور پہ مان لینے, علاج نہیں کرانا, تو یہ جو رویہ ہے, یہ جو نقطہ نظر ہے, اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ وہی حاصل ہوگا جو پاکستان کر چکا ہے حاصل. سو یہ دو نقطہ نظر ہیں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں آج تک, اور اس کا حل نہیں آ سکا. آخر میں یہ بات بھی آپ سے گزارش کروں کہ ضرور اس بات پہ غور کیجیے گا کہ پاکستان اور بھارت کی آبادی اور بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ کو جب آزادی ملی ہے تو آبادی 40 کروڑ تھی, انگریز چند ہزار تھے, چند ہزار. اس وقت انگلینڈ کی آبادی 4 کروڑ تھی. 1947 میں انگلینڈ کی آبادی جہاں میں بیٹھا ہوں صرف 4 کروڑ آبادی تھی, اور وہ 40 کروڑ لوگ تھے جو چند ہزار لوگوں سے آزادی مانگ رہے تھے. چلیں جی, یہ فرق ہوتا ہے. یعنی دلیل کا یعنی اس وقت کے ہندوستان میں اگر آپ جائیں تو وہ ہندو جو مذہبی لوگ تھے وہ کو کم مذہبی تھے, یا سکھ وہ کم مذہبی تھے, یا مسلمان کم مذہبی تھے. سارے مذاہب کے طاقتیں مل کر, اسلام اور ہندوازم اور سکھ اور سارے, اور پھر ان کی دنیاوی طاقتیں مل کر, یہ سارے 40 کروڑ لوگ چند ہزار لوگوں سے آزادی مانگنے کو کامیابی کہتے ہیں. 4 کروڑ کے لوگوں پر ایک جزیرہ مشتمل ہے, 4 کروڑ. اس وقت 4 کروڑ آبادی تھی انگلینڈ.
चंद हज़ार लोग 40 करोड़ पर हुकूमत करते हैं, वो 40 करोड़ अपनी सारी ताकतें लगा के चंद हज़ार से आज़ादी लेते हैं और कहते हैं जी हम बड़े लोग हैं। तो बेहतर नहीं कि फातह के रास्ते पे चला जाए। चले इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके सारे हमसायों को, सारी दुनिया को शाद आबाद रखे। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।